नमस्कार दोस्तों, भरत सर सीपीसीटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सीपीसीटी एग्जाम्स मार्च 2026 के लिए टॉप आईएमपी क्वेश्चंस हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इससे बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो सीपीसीटी एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2019 में फंक्शन की कुंजी गो टू डायलॉग बॉक्स पर ले जाती है। MS एक्सेल 2019 में फंक्शन की होती है जो गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकती है। ऐसी की इसमें से कौन सी होगी? तो वह है F5 बटन। F5 बटन के द्वारा गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, किसी भी पेज पर जंप कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं वहां पर सीधे। यदि एक से अधिक पेज हो और एक से ज़्यादा सीट आपने बना रखी हो एक्सेल में और किसी सीट पर आपको पहुंचना हो तो आप गो टू कर सकते हैं, जिसके लिए आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं F5। याद रखिएगा, फंक्शन की संख्या होती है F1 से लेकर F12 तक होती है, जिसको कहते हैं फंक्शन की, और यह कुल संख्या होती है 12 होती है। याद रखिएगा, फंक्शन की संख्या होती है 12, जो कीबोर्ड में सबसे पहली पंक्ति पर दिखाई देती है। F1 से हेल्प विंडो होता है। F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं, और F11 से MS एक्सेल 2019 में चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर चार्ट इंसर्ट करना हो तो F11 की क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण है जो डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में परिवर्तित करता है, जो फोन लाइनों पर यात्रा अर्थात संचार कर सकता है। यह एनालॉग सिग्नल्स को वापस डिजिटल सिग्नल्स में भी परिवर्तित करता है। अर्थात एक डिवाइस है और वह डिवाइस डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल्स में परिवर्तित करता है, जो फोन लाइनों पर यात्रा करता है, फोन लाइनों पर यात्रा कर सकता है, और यह एनालॉग सिग्नल्स को वापस से डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है। वह डिवाइस कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित करता है और टेलीफोन लाइनों पर संचार करता है, उसके बाद दोबारा एनालॉग से डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है। कहने का अर्थ है डिजिटल से एनालॉग सिग्नल्स में बदलता है और एनालॉग सिग्नल से दोबारा डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है। वह डिवाइस है मॉडेम। याद रखिएगा, मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। जिसका काम है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है, और ये फोन लाइनों पर संचार करता है, ट्रेवल करता है। यहाँ पर लिखा जैसे यात्रा। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, हब भी एक नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है, जो एक तरह से ये दोनों हार्डवेयर होते हैं। राउटर किसी डाटा को उसके स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, डाटा पैकेट को उसके स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। याद रखिएगा, और हब एक नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है, जहां पर एक हब के द्वारा एक से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना हो या एक से अधिक उपकरणों को आपस में कनेक्ट करना हो, तब हब का इस्तेमाल किया जाता है। एक हब से 24 कंप्यूटरों को जोड़ सकते हैं, और एक हब में 24 पोर्ट होती है। याद रखना, एक से अधिक पोर्ट होती है जहां पर कनेक्ट कर सकते हैं केबलों को, वह डिवाइस है हब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर द्वारा किए गए सभी तर्क अर्थात तार्किक गणितीय गणनाएं पर में होती है। गणितीय गणनाएं और तार्किक गणनाएं, तार्किक मतलब लॉजिकल और गणितीय मतलब मैथमेटिकल, ये दोनों क्रियाएं करने का काम करता है ALU। याद रखिएगा, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और यह दोनों काम करता है, ALU काम करता है, गणितीय क्रियाएं भी करता है और तार्किक क्रियाएं भी करता है, दोनों गणनाएं कर सकता है। और ये जो होता है ALU, यह पाया जाता है CPU में। अर्थात CPU के मुख्य 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है ALU जो तार्किक क्रियाएं और गणितीय क्रियाएं करता है। उसके बाद CU कंट्रोल यूनिट, इनपुट और आउटपुट का नियंत्रण करता है। उसके बाद होता है MU मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट में आता है रजिस्टर। रजिस्टर को MU मेमोरी यूनिट भी कहा जाता है, जो CPU का वर्किंग मेमोरी कहलाता है, याद रखिएगा। अब तार्किक क्रियाएं कौन सी होती है? तो तार्किक क्रियाओं के अंतर्गत तर्क वाला जो काम करता है हमारा ALU, वह कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बराबर है, तो इनका प्रयोग करता है, तार्किक क्रियाओं में आता है यह। और गणितीय क्रियाएं मैथमेटिकल, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, इसके बाद यहाँ डिवाइड वाला ऑप्शन हो गया, मतलब जोड़ घटाओ गुणा भाग, यह सब काम करता है, गणनाएं करता है ALU, गणितीय गणनाएं इनको कहा जाता है। और तार्किक गणनाएं जैसे कौन सी संख्या छोटी है तो इसको कहते हैं लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। और एंड और नोट का भी प्रयोग होता है, यह होता है तार्किक में आएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सेल वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए, एक्सेल वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सीट होती है, सीट 1, जैसा कि स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल। और एक्सेल की ये वर्क सीट है, जिसको कहते हैं स्प्रेड सीट के नाम से भी जानते हैं। ये पूरा एक तरह से वर्कबुक होता है, मतलब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नाम भी लिखा है, बुक 1 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी हमने फाइल को सुरक्षित नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 है, इसको वर्कबुक कहते हैं। एक ये स्प्रेड सीट होती है जिसके अंदर वर्क सीटें होती है। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 लिखा है, जो नीचे आप देख सकते हैं। अब सीट 2, सीट 3, यदि आपको सीट 1 से सीट 2 में पहुँचना है और सीट 2 से सीट 3 में पहुंचना है, उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पेज अप, याद रखिएगा, आगे बढ़ने के लिए, अगली सीट पर जाने के लिए। और वापस पिछली सीट पर आने के लिए, मतलब पिछली सीट पर आने के लिए, प्रीवियस वाली सीट पर जाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप। अल्ट प्लस टैब का याद रखना, यदि आपने एक से अधिक विंडो ओपन करके रखी है और आपको एक विंडो से दूसरी विंडो से तीसरी विंडो पर जंप करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये विंडो दिखाई दे रही है आपको, जैसे एक्सेल की विंडो है, ये MS वर्ड की विंडो आ गई और आपको स्विच करना है, MS वर्ड से एक्सेल में पहुँचना है और एक्सेल से फिर किसी अन्य विंडो में जाना है, तो आप इस टाइप से जंप कर सकते हैं अल्ट प्लस टैब से, याद रखिएगा। स्विच विंडो, एक विंडो को बंद करके दूसरी विंडो को चालू करना। शिफ्ट प्लस टैब, इसका अर्थ होता है पिछली सेल पर पहुंचना। प्रीवियस सेल, पिछली सेल पर पहुंचना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शिफ्ट प्लस टैब। और नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं टैब। टैब से नेक्स्ट सेल, मतलब अगली सेल पर पहुंचना है, आगे बढ़ना है तो टैब बटन, और पिछली सेल पर दोबारा वापस आना हो तो शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो बदलने के लिए अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखिएगा सीट। अगली सीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन और पिछली सीट पर जाने के लिए पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप।
शीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सुरक्षा, रक्षा और सर्विस प्रदान करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा होता है, अर्थात सिस्टम सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर की सुरक्षा, रक्षा, सर्विस प्रदान करने वाला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वह है एंटीवायरस, जो कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखता है, वायरस को ऑटोमेटिकली ढूंढ कर वहाँ पर रिमूव करने का काम करता है एंटीवायरस। और एंटीवायरस यहाँ पर नाम एंटीवायरस का दिया हुआ है, एवास्टा एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर के लिए, वायरस को नष्ट करने के लिए। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है, याद रखिएगा। बायोस एक सॉफ्टवेयर है और यह सॉफ्टवेयर कहलाता है फर्मवेयर। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है और यह हार्डवेयर के साथ संग्रहित होता है और यह रोम मेमोरी में होता है स्थायी रूप से, याद रखिएगा। एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल के फीचर्स को, एप्स को नियंत्रित करता है। एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जहाँ पर डॉक्यूमेंट संबंधित हम काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, लेटर वगैरह, रिज्यूम वगैरह हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन ऑफिस राइटर में चयनित टेक्स्ट को केंद्र अर्थात मध्य में करने के लिए, केंद्र या मध्य का मतलब होता है सेंटर, और सेंटर में करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर शॉर्टकट की आ जाएगी Ctrl+E से आप ओपन ऑफिस राइटर में सेंटर में किसी कंटेंट को रख सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह को आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो Ctrl+E का प्रयोग कर सकते हैं। और Ctrl+J से होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का अर्थात होता है किसी पैराग्राफ को दोनों तरफ से आपको व्यवस्थित करना है तो आप Ctrl+J से जस्टिफाई कर सकते हैं, Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+K से हाइपरलिंक मतलब किसी डॉक्यूमेंट में लिंक ऐड कर सकते हैं, किसी अन्य डॉक्यूमेंट की, उसको कहते हैं हाइपरलिंक। या वेब पेज की लिंक भी ऐड कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में सेल रेंज चिन्ह का उपयोग करके दर्शाया जाता है। सेल रेंज का चिन्ह का उपयोग करके दर्शाया जाता है। सेल रेंज MS एक्सेल 2019 में किस टाइप से होता है? जैसे सबसे पहले हर फॉर्मूले में पहला चिन्ह इक्वल लगता है अर्थात बराबर के बाद मान लो कोई संख्या दी है और हमको कैलकुलेशन वगैरह करना है, गणनाएं करना है, तो हम यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हमको कैलकुलेशन जोड़ना है तो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूले का बराबर, जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बराबर के बाद लिखते हैं सम के बाद लगाएंगे ब्रैकेट A1 और बीच में लगा देते हैं कोलन और यहाँ पर लिख दिया हमने D1। कोई सा कैलकुलेशन उपयोग करना है तो हम इस टाइप से वहाँ पर वैल्यू देखकर इनको ऐड करेंगे, नोट करेंगे ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। तो ये होता है हमारा सेल रेंज कहलाता है, इसको कहते हैं सेल रेंज। अब ये सेल रेंज मतलब मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, सेल रेंज में होता है जैसे A1 कोलन D1, ठीक। बाकी आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं गणनाओं में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेल रेंज यहाँ पर क्या लगाया मैंने, कोलन का उपयोग किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण सोर्स से इमेज को कैप्चर करता है और उसे डिजिटल रूप में बदल देता है? इमेज को कैप्चर करके डिजिटल रूप में मतलब सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। इमेज क्या है, यहाँ पर कैप्चर करता है, एक तरह से क्लिक करता है तो वह काम करेगा स्कैनर का काम होता है सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में परिवर्तित करना। जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है सॉफ्ट कॉपी होता है और वह डिजिटल रूप में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पेरिफेरल डिवाइस उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करता है? पेरिफेरल डिवाइस
उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करता है, अर्थात दिखाने का काम करता है। ऐसा पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सा है? अब पेरिफेरल का अर्थ क्या होता है? पेरिफेरल का अर्थ होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का मिश्रण होता है। मतलब ऐसा एक पोर्ट होता है जहां पर दोनों प्रकार के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक स्लॉट हो गया और यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? आउटपुट है। फिर लगा दिया कीबोर्ड, उसके बाद लगा दिया माउस और उसके बाद लगा दिया प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट है, कीबोर्ड माउस इनपुट है। हमने जहाँ पर इनको कनेक्ट किया है वह दोनों प्रकार के डिवाइसेस एक साथ जुड़ी हुई है एक स्लॉट में, इनपुट भी और आउटपुट भी यहाँ पर कनेक्टेड है। ऐसे यहाँ पर डिवाइसेस को कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, याद रखिएगा, इनपुट आउटपुट का मिश्रण। अब यहाँ पर जानकारी को दिखाने का काम करता है मॉनिटर। आंसर आएगा मॉनिटर, जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज के लिए किस डेटा सोर्स का एक्सटेंशन? एक्सटेंशन होता है किसी फाइल फॉर्मेट का नाम होता है, शॉर्ट नेम होता है किसी फाइल का। जैसे यहाँ पर लिखा एक्सटेंशन, सबसे पहले क्या लगा है? डॉट और उसके बाद MDB। अब MDB ये है एक एक्सटेंशन जहाँ पर ज़्यादातर 3 अक्षरों का होता है और किसी देश को इंगित किया जाता है तो वहाँ पर 2 अक्षर भी आते हैं। तो .MDB इसका एक्सटेंशन है एक्सेस डेटाबेस। नाम से ही मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर M का मतलब हुआ माइक्रोसॉफ्ट और DB का अर्थात है डाटाबेस। तो यहाँ पर बना MS एक्सेस डाटाबेस, MS एक्सेस डाटाबेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन हो गया इसका। एक्सेल वर्कशीट का एक्सटेंशन होता है .XLSX होता है, याद रखिएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है .DOCX, ये एक्सटेंशन होता है वर्ड डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बारकोड रीडर का मान्य घटक नहीं है? बारकोड रीडर का मान्य घटक नहीं है कहा है। तो सेंसर बारकोड का घटक है। डिकोडर ये भी बारकोड का घटक है, डिकोड करता है, जो बारकोड होता है उसको पढ़ने का काम करता है। और बारकोड का काम है किसी वस्तु का सही मूल्य या उसकी गुणवत्ता की जांच करना या ट्रैक करने के लिए बारकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वस्तु की पहचान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिकोडर लाइट सोर्स भी होता है, लाइट उस पर स्कैन करती है, सेंसर भी है, डिकोडर भी है। क्या नहीं है? तो स्लॉटर नहीं है, याद रखना। बारकोड रीडर का घटक स्लॉटर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑनलाइन स्टोर है जहां ग्राहक उत्पाद खोज सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। अर्थात एक ऑनलाइन स्टोर है जहां पर कस्टमर किसी वस्तु को खोज सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, वस्तुओं को खोज भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। अर्थात खरीदी बिक्री का काम होता है ऑनलाइन होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है। उसे क्या कहते हैं? तो वह वेबसाइट कहलाती है ई कॉमर्स वेबसाइट, जहां पर वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे उदाहरण के लिए अमेजन, ये वस्तुओं खरीदने के लिए वेबसाइट होती है ई कॉमर्स की। ई का अर्थात होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और यदि किसी वस्तुओं की बिक्री करना है, वस्तुओं को बेचना है, तो उसके लिए इस्तेमाल होती है वेबसाइट OLX का उपयोग कर सकते हैं। बेचने के लिए OLX और खरीदने के लिए अमेजन। और ये खरीदी बिक्री ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से होती है। वस्तुओं का खरीदी बिक्री का उपयोग होता है ई कॉमर्स में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्या प्रणाली में 10 की समतुल्य बाइनरी संख्या क्या है? यहाँ पर दशमलव संख्या है 10, ये है दशमलव है, और बाइनरी संख्या क्या है? ये है बाइनरी। आपको ज्ञात करना रहेगा, यहाँ पर बाइनरी का पता लगाना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं स्पेशल एक संख्या पद्धति, ये चैप्टर जो है संख्या पद्धति से संबंधित है। संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम,
और कंप्यूटर में नंबर सिस्टम्स के हर बार क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जनवरी वाली एग्जाम में देखा होगा 15 से 30 तारीख तक, 16 तारीख से एग्जाम से स्टार्ट हुई थी, 30-31 तक एग्जाम चली थी उसमें। तो उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए, एक एक दो दो क्वेश्चन हर पेपर में पूछा, और किसी एक 24 या 25 तारीख के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसकी पूरी मैराथन क्लास लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास में बाइनरी नंबर सिस्टम से। यदि आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा नंबर सिस्टम्स क्लासेस। तो हम इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। इसका फिर मैं डिटेल से एक क्लास बना दूंगा जिसे आप कमेंट करते हैं। अगर आपकी डिमांड हुई तो मैं ज़रूर आपके लिए ये चैप्टर्स पूरा लेकर आऊँगा मैराथन क्लासेस, जिसमें पूरा नंबर सिस्टम आपको संख्या पद्धति के चारों कन्वर्ट करके बताऊंगा कैसे परिवर्तित करते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दशमलव से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर आपको एक इस टाइप का फॉर्मेट बनाना होगा, और यहाँ पर लिखा 10, ये नंबर नोट कर दिया 10, और हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर हमने लिखा 2। अब 2 को डिवाइड करना है 10 से, तो 2 पंज 10। अब कितनी बार भाग गया? पूरा भाग चले गया। तो यहाँ पर लिखा हमने 0। ये 0 हमको जरूर लिखना है क्योंकि ये शेषफल है, रिमाइंडर है। शेषफल ही हमारा बाइनरी कहलाएगा, मतलब यहाँ पर आंसर आने वाला है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो 2 पंज 10, पूरा भाग चला जाए तो 0 लगा दो। फिर वापस 5 को भाग देंगे 2 से, 2 दूनी 4। अब 2 दूनी 4 किया, 2 बार भाग गया, तो यहाँ पर कितना बच गया? 1। तो 1 लिखा हमने शेषफल में। फिर वापस यहाँ से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे कितने से? 2 से। तो 2 एकम 2, कितनी बार? 1 बार। अभी पूरा भाग चले गया तो ये आ गया यहाँ पर 0। अब हमारा शेषफल है जो बच्चा है, आपको लिखना इस टाइप से है आंसर में। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर शेषफल बच्चा है वो है 1, तो हमने नोट कर दिया 1। फिर उसके बाद 0, फिर लिखा 0, फिर लिखा 1, ये लिखा 1, और उसके बाद आ गया ये 0। मतलब हमारा आंसर क्या है? 1011। तो आंसर में आ गया 1011। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIS के लिए डेटा रिपोजिटरी के निर्माण और ई गवर्नेंस के संदर्भ में ICT के उपयोग को क्या कहा जाता है? तो इसमें आंसर है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस हो गया है, ठीक है। इसमें आंसर आएगा ई एडमिनिस्ट्रेशंस। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशंस। इसका अर्थ ये हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी प्रशासन को डिजिटल तकनीक को संचालित किया जाता है। ई एडमिनिस्ट्रेशंस का मतलब होता है, एडमिनिस्ट्रेशंस का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशंस, याद रखिएगा। ई एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी प्रशासन को डिजिटल तकनीक से संचालित किया जाता है, वह है एडमिनिस्ट्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, और गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है जो नागरिकों की सुविधाओं के लिए ऑनलाइन एक वेबसाइट होती है जहां पर नागरिकों को किसी ऑफिस के चक्कर ना काटना पड़े, घर स्वयं खुद अपने काम ऑनलाइन कर सकता है, उसके लिए संचालित की गई है ई गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी संख्या 11011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं और कमेंट में जरूर इसका आंसर से बताएं यदि आपको समझ में आ गया हो। पिछला क्वेश्चन हमने हल किया था, पर ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या दिया? इसमें दिया बाइनरी, थोड़ा डिफरेंट। इसमें क्या लिखा है? बाइनरी संख्या से दशमलव में कन्वर्ट करना है। पहले हमने क्या किया था? इसके पहले वाले क्वेश्चन में दशमलव से बाइनरी में कन्वर्ट किया था। अब क्या दिया है? बाइनरी से दशमलव में बदलना है। तो नोट कर लेते हैं पहले हम संख्या बाइनरी 1 1 0 1 1 0, ये बाइनरी है, और हमको हल करना है, इसको कन्वर्ट करना है दशमलव में। कंप्यूटर संख्या पद्धति 4 प्रकार की होती है, और इसमें जो संख्या है क्वेश्चन दिया है बाइनरी से दशमलव, इसको कैसे सोल्व करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले
सबसे पहले पहली संख्या के जैसे 0 है पहली संख्या, इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है 1। ऊपर कुछ भी लिखा हो आपको इसके जस्ट नीचे लिखना है 1। अब 1 का डबल कर दो, 1 का डबल कितना होगा तो जस्ट इसके नीचे लिखना है, यहाँ पर लिखा हमने 2। अब 2 का डबल कितना होगा तो हमने लिख दिया 2 का डबल यहाँ पर होगा 4, और 4 का डबल कितना होगा तो 4 का डबल लिख दिया 8। इस प्रकार से आपको सब संख्याओं को डबल करते हुए आगे बढ़ना है जब तक कि हमारी ये बाइनरी संख्या चल रही है, वहाँ तक आपको डबल करते जाना है। जैसे यहाँ पर लिखा 0, 0 का लिखा हमने 1, इसके जस्ट नीचे 1 का डबल 2, 2 का डबल किया हमने 4, 4 इस संख्या के नीचे लिखा बाइनरी के नीचे, और 4 का डबल किया प्लस लगा देते हैं, 4 का डबल कितना हुआ 8 हुआ, तो हमने 0 के नीचे लिख दिया 8। अब 8 का डबल कितना होगा 16 होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 16 और ये इसके नीचे लिखा है, मतलब 1 के नीचे। अब फिर अगली संख्या है 1 के नीचे 16 का डबल कितना हो गया तो हमने बता दिया 32। क्लियर यहाँ तक। अब जैसे आपको यहाँ पर संख्या दिखाई दे रही है जहाँ पर ऊपर 0 है, ये 0 है तो नीचे वाली संख्या को क्रॉस कर देना है, इसको प्लस नहीं करेंगे हम। फिर यहाँ पर 0 है मतलब यहाँ पर हट जाएगा 8, ठीक है। अब जितनी जो संख्या बाकी रह गई है उनको आपको प्लस करना है। 32 बाकी रह गया, प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2, अब टोटल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नीचे वाली संख्या का ही टोटल करना है, याद रखिएगा। जो आपके पास संख्या क्रॉस करने के बाद बच गई हो उन्हीं को आपको टोटल कर देना है। तो हमारा टोटल हो जाएगा 16 4 20 और 20 52 और ये हो गया 54। सही आंसर है 54। हमने बाइनरी से कन्वर्ट कर दिया दशमलव में, इसमें इस विधि का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का एक भाग है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का अर्थ होता है प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी का अर्थ होता है प्राथमिक मेमोरी, और कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है जिसे कहते हैं इंटरनल मेमोरी। और यह होती मुख्य मेमोरी के प्रकार, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार होते हैं 2। कौन सा तो रैम और रोम को कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTFS का पूर्ण रूप क्या है? NTFS बड़ी फाइलों का संचालन करने के लिए NTFS का इस्तेमाल करते हैं, जिसका पूरा नाम है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो आने वाले और बाहर जाने वाले ट्रैफिक की निगरानी करता है। मतलब एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो आने जाने वाले ट्रैफिक की निगरानी करता है कि कौन कौन सा डेटा आ रहा है इंटरनेट के माध्यम से, कौन कौन सा डेटा जा रहा है, तो उन सब की निगरानी करने का काम करता है। और हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है, वह है फायरवॉल, जो हैकर्स से बचाता है, अनाधिकृत प्रवेश को घुसने से रोकता है, वह होता है फायरवॉल होता है। याद रखिएगा, जो सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फाइल का फाइल फॉर्मेट .php है? PHP, ये PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो ओपन सोर्स है, जिसका इस्तेमाल होता है, जिसमें कुछ परिवर्तन वगैरह कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एक तरह से, और इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर फाइल। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर फाइल्स होता है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इसका फुल फॉर्म है, फाइल होती है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। खासकर ये भी याद रखना आपने, अगर PHP क्या है तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो ओपन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ईमेल है? वैध ईमेल आईडी बतानी, इसमें से कौन सी है? तो जैसे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन में लिखा है .co.uk। एक ईमेल आईडी में क्या होता है? एक ईमेल आईडी में होता है यूजर नेम, जरूर याद रखिएगा, यूजर नेम होता है, और उसके बाद
8 सिंबल से उसको अलग करते हैं और फिर लिखा होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम सही आंसर है, ये वाला आंसर। लैपटॉप पीसी किसके उदाहरण है? तो लैपटॉप पीसी उदाहरण है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो का मतलब होता है आकार में छोटा कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, पीडीए, स्मार्टफोन, ये सब आकार में छोटे कंप्यूटर्स के होते हैं, जो इसी के उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है सर्वर के लिए होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े उद्योगों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है, जो एक तरह से मल्टी यूजर, जिसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग कंप्यूटर होता है, याद रखिएगा, मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। सर्वर के इसलिए इस्तेमाल करते हैं, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल भी सर्वर के लिए करते हैं, और मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल भी सर्वर के लिए करते हैं। और मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल छोटे स्तर, मध्यम स्तर की कंपनियों में उपयोग किया जाता है, किस रूप में? सर्वर के रूप में। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल भी किस रूप में करते हैं? तो सर्वर के रूप में। और ये तीनों प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स कहलाते हैं, जो उसका उपयोग साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। साधारण व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, जिसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, या फिर इसी को पर्सनल पीसी कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑनलाइन सेवा है जो व्यक्तियों या व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेन देन करने में सक्षम बनाती है। ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से पैसों का लेन देन करना हो तो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटल वॉलेट, याद रखिएगा। रुपयों का लेन देन करने में सक्षम बनाता है डिजिटल वॉलेट, ऑनलाइन की एक सर्विस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या आएगा? मशीन कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स या मनी कॉमर्स या मार्केटिंग कॉमर्स? तो एम का अर्थ होता है मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक लेन देन वगैरह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीसीपी आईपी, ये दोनों क्या है? ये दोनों वैसे तो इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो आंसर आएगा प्रोटोकॉल स्वीट है। प्रोटोकॉल स्वीट किसको कहते हैं? टीसीपी आईपी को कहते हैं। और ऑफिस स्वीट किसको कहते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कहते हैं, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अर्थात एमएस ऑफिस को ऑफिस स्वीट के नाम से भी जानते हैं। और प्रोटोकॉल स्वीट टीसीपी आईपी को कहा जाता है, जो इंटरनेट के प्रोटोकॉल से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राउटर एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है, और राउटर ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पर कार्य करता है? राउटर का काम है डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है, तो ये इसमें आएगा नेटवर्क लेयर, याद रखिएगा, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव किया जाता है तो एमएस वर्ड 2019 कंटेंट को किस में बदल देता है? वर्ड डॉक्यूमेंट बना रखा है, वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिया, अब उसे वेब पेज के रूप में सेव करना है, तो कौन से कंटेंट में किस में बदल जाएगा? तो एक तरह से ये फाइल फॉर्मेट होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कुछ हमने टाइपिंग कर दिया और कुछ फाइल को हम सेव करना चाहते हैं। जब फाइल को सेव करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया सेव पर, और फाइल हम सुरक्षित कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपने फाइल का नाम नोट कर दिया। अब उसका सेव उस प्रकार, अभी नॉर्मल हम बाय डिफ़ॉल्ट सेव करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, लेकिन यहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार से ये फाइल के प्रकार है। सेव एज टाइप मतलब सेव करने का प्रकार, किसमें आप सेव करना चाहते हैं? वेब पेज में सेव करना चाहते हैं, पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, तो किस में सेव करना चाहेंगे? अलग अलग प्रकार से फॉर्मेट दिए गए हैं। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है वर्ड डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में सेव किया जाता है, कौन से रूप में? वेब पेज के रूप में सेव किया जाता है। तो एमएस वर्ड में जो कंटेंट रहेगा वो किस में बदल जाएगा? तो वो बदल जाएगा HTML में। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप
लैंग्वेज, याद रखिएगा। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट, और टीएक्सटी मतलब ये होती है हमारी टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल को हमेशा बनाया जाता है कहाँ पर, कौन से प्रोग्राम में, तो नोटपैड प्रोग्राम में बनाया जाता है, जो एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम से होता है, इसमें केवल लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर चित्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, यूजर समझ सकता है, ग्राफिकल मतलब चित्र, और चित्रों के माध्यम से यूजर किसी सॉफ्टवेयर को चला सकता है। देखिएगा, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला GUI आधारित FTP सॉफ्टवेयर पूछा, याद रखना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है, फाइल जिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में फॉर्मूला बार क्या करने की अनुमति देता है? तो फॉर्मूला बार का एक ही काम है, केवल फॉर्मूला को नोट करने का काम देता है, केवल फॉर्मूला नोट कर सकते हैं फॉर्मूला बार में, MS एक्सेल में। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई सेल में फॉर्मूला नोट करते हैं तो वह प्रदर्शित हो जाता है फॉर्मूला बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में फॉर्मूला बराबर, ब्रैकेट 9 - 1 ब्रैकेट, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, और 1 + 7/4 का परिणाम क्या होगा, तो यहाँ पर रिजल्ट दिखाना है। तो सबसे पहले 9 में से 1 गया तो 8, इसमें बोर्ड मास का नियम लगा सकते हैं आप। सबसे पहले बोर्ड मास में बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाला सोल्व कर देते हैं। 9 में से 1 गया तो 8 बच्चा, इंटू लगा दिया, 1 और 7 को प्लस कर दिया तो 8, 8 × 8 = 64, और ऑब्लिक दिया भाग 4। यहाँ पर कितने से कट जाएगा, तो ये होगा 16 से, तो 16 × 4 = 64 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में बड़े डेटा का त्वरित सारांश बनाने के लिए किस टूल का उपयोग होता है? यहाँ पर क्या लिखा, त्वरित सारांश बनाने के लिए किसी बड़े फॉर्मेट के डेटा को संक्षिप्त में अगर आपको बनाना है, संक्षिप्त में जो बड़े फॉर्मेट का डेटा होता है, जो आकार में बड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें आपने नोट करके रखी है, पर उसको संक्षिप्त में शॉर्ट तरीके से समझाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस डेटा को बना सकते हैं पाइवोट टेबल्स में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ये होता है सेमीकोलन होता है, याद रखिएगा, का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस, एक्सेल में कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का उपयोग करते हैं वर्तमान तिथि मतलब दिनांक प्रविष्ट करने के लिए। वर्तमान तिथि, वर्तमान दिनांक को इंटर कर सकते हैं सेल के अंदर, इसके लिए शॉर्टकट की प्रयोग कर सकते हैं, और वर्तमान समय प्रविष्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, याद रखिएगा। अगर आपको वर्तमान का दिनांक सेल में एंटर करना है तो आप ये शॉर्टकट की प्रयोग कीजिएगा, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। यदि आपको केवल वर्तमान समय सेल में एंट्री करनी हो तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो रोम मेमोरी होती है, याद रखिएगा। स्थायी मेमोरी है और स्थायी को कहते हैं यहाँ पर नॉन वोलेटाइल, और रैम कैसी मेमोरी है? अस्थायी होती है, और अस्थायी का मतलब होता है ये होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी, रैम और रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन ऑफिस राइटर में पैराग्राफ बदले बिना लाइन ब्रेक करना है। पैराग्राफ बदले बिना लाइन ब्रेक करना है, अर्थात आपको जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहाँ से आपको पैराग्राफ की लाइन को अलग करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एंटर की का, याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस एंटर की का उपयोग करके लाइन ब्रेक कर सकते हैं। इसमें पेज ब्रेक नहीं होगा, केवल लाइन ब्रेक होगा, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर कर्सर होगा वहीं से पैराग्राफ अलग हो जाएगा और नेक्स्ट पेज में चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
MS एक्सेल 2016 में सूत्रों और फंक्शन दोनों को समझाने के लिए उनके पहले क्या लगाना होगा, मतलब MS एक्सेल 2016 में कोई सा भी सूत्र, कोई सा फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले कौन सा चिन्ह लगाना होगा, तो सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह। MS एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले या अर्थात सूत्र को लिखने के लिए सबसे पहले आपको चिन्ह लगाना होगा इक्वल्स अर्थात बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है, वह है फायरवॉल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में ग्राफ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन चरणों का उपयोग किया जाता है। ग्राफ बनाने के लिए MS एक्सेल 2019 में, तो इसमें आएगा सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा MS एक्सेल के रिबन में टैब होता है, इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर मिलेगा आपको रिकमेंडेड चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपको ये स्टेप्स फॉलो करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 2019 में इंसर्ट टैब के इमेज ग्रुप में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। पावर पॉइंट के इमेज ग्रुप में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है इसमें से, तो फोटो एल्बम पिक्चर्स में है, स्क्रीनशॉट ये भी है, पिक्चर्स ये वाला ऑप्शंस भी आपको मिल जाएगा। मतलब जो नहीं है वो है सेप्स वाला ऑप्शन से इमेज वाले ग्रुप्स में यह ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, आएगा सेप्स, बाकी सभी ऑप्शन से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। F7 और यहाँ पर याद रखना बाकी शॉर्टकट की सर्च फाइल फोल्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, F3 हेल्प के लिए, F1 और F2 का इस्तेमाल करते हैं रीनेम, एक्टिव आइकॉन फोल्डर फाइल का नाम बदलना हो, रीनेम करना हो तो F2 बटन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम USB इंटरफेस के माध्यम से कनेक्ट होने पर प्रिंटर का स्वचालित रूप से पता लगाते हैं, इस फीचर को क्या कहा जाता है। अर्थात विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उपयोग होता है तभी कंप्यूटर पूरा ऑपरेट करता है और कार्य करता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में USB इंटरफेस अर्थात इंटरफेस करता होता है संबंध, इंटरफेस के माध्यम से कनेक्ट होने पर प्रिंटर स्वचालित रूप से पता लगाते हैं। मतलब जैसे आपने USB कनेक्ट किया वैसे ही वो अपना कार्य करना आरंभ कर देता है, तो उसको कहते हैं प्लग एंड प्ले, याद रखिएगा। ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देता है, किसी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग, क्विक एक्सेस ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड 2019 में क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यदि क्विक एक्सेस टूल बार में सेव का बटन उपलब्ध नहीं है तो निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। अर्थात क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आप किसी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना चाहते हैं, आपने डॉक्यूमेंट बना लिया लेकिन सुरक्षित करना चाहते हैं। अब सुरक्षित करने के लिए आपको ऑप्शन में जाना होगा, MS वर्ड के क्विक एक्सेस टूल बार में इसका उपयोग करना होगा। वहाँ पर सेव करने के लिए सेव बटन उपलब्ध नहीं है, क्विक एक्सेस टूल बार में सेव करने के लिए सेव का बटन उपलब्ध नहीं है, तो फिर उसके पश्चात आपको क्या करना चाहिए कि सेव का बटन क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाए। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर होता है। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ये वैसे ऊपर ही आता है, टाइटल बार के ऊपर आता है। अभी यहाँ पर कुछ सेटिंग्स की वजह से नीचे दिखाई दे रहा है, सर यही आएगा। सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार के दाईं ओर डाउन एरो बटन होगा, डाउन एरो बटन पर क्लिक करके सेव बटन पर क्लिक करें, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर बटन है, ये यहाँ पर बटन है क्विक एक्सेस टूल बार का, और ये डाउन एरो बटन है।
जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको सेव का बटन मिल जाएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है कि सेव का बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी प्रिंटर लेजर के बजाय किसका उपयोग करता है? लेजर के बजाय लेजर का उपयोग करते हैं लेजर प्रिंटर, जहाँ पर लेजर बीम का इस्तेमाल होता है। और एलईडी प्रिंटर जो होता है वो उपयोग करता है लाइट इमेटिंग डायोड का, याद रखिएगा, लाइट इमेटिंग डायोड का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल का कौन सा विकल्प सिस्टम ध्वनि बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? कंट्रोल पैनल, अब ये कंट्रोल पैनल क्या है? तो एक कंप्यूटर का मुख्य सेटिंग वाला एक ऑप्शंस होता है, मुख्य आइकॉन होता है। कंट्रोल पैनल्स जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसको कहते हैं कंट्रोल पैनल आइकॉन। जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही इसमें कंप्यूटर से संबंधित ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको इस तरह से, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे। कंट्रोल पैनल से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये कंट्रोल पैनल में क्या क्या है? सिस्टम एंड सिक्योरिटी का ऑप्शंस मिल जाएगा, नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शंस मिल जाएगा, हार्डवेयर एंड साउंड का ऑप्शंस मिल जाएगा, प्रोग्राम इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यूजर अकाउंट का ऑप्शंस हैं, अप्रियंसेंस एंड पर्सनलाइजेशंस का ऑप्शंस मिल जाएगा, क्लॉक एंड रीजन्स का ऑप्शंस मिल जाएगा और एज ऑफ एक्सेस का ऑप्शंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे से पूछा है कंट्रोल पैनल का कौन सा विकल्प सिस्टम ध्वनि बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर आएगा हार्डवेयर एंड साउंड। आपने अभी देखा ही कंट्रोल पैनल में ध्वनि बदलने के लिए हार्डवेयर एंड साउंड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्रेस्ड का मतलब होता है किसी बड़े आकार की जो फाइल होती है, बड़े साइज की जो फाइल होती है उसको आकार में छोटा करना कंप्रेस्ड कहलाता है। तो इसमें आएगा RAR, ये वाला कंप्रेस्ड फाइल का फॉर्मेट है। फॉर्मेट का अर्थ होता है एक्सटेंशन, और सबसे पहले क्या लगता है? डॉट, और 3 अक्षरों का होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर RAR फाइल है, कंप्रेस्ड फाइल का फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होता है। GIF ये होता है इमेज का, डॉक या डॉक्स ये होता है डॉक्यूमेंट मतलब वर्ड का, MS वर्ड का। वेव ये होता है ऑडियो रिकॉर्डिंग का, ऑडियो रिकॉर्ड का होता है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरणों पर कार्य करता है और एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों को कार्य करता है और एप्लीकेशन को रन करने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी काम हो रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, नियंत्रित निर्देशित जो भी है, वो सब काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मुख्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है और सभी एप्लीकेशन रन करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, याहू, गूगल और बिंग क्या है? तो यह दोनों सर्च इंजन है। हमारा प्रैक्टिस सेट 13 है, हम पिछले टेस्ट प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके हैं कई बार। तो ये सर्च इंजन है, याद रखिएगा, जहाँ पर सूचनाओं को खोजा जा सकता है, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए खोज इंजन, सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है नियमों और प्रक्रियाओं का समूह, प्रोटोकॉल्स कहलाता है, याद रखिएगा, नियमों और प्रक्रियाओं का समूह प्रोटोकॉल्स कहलाता है। जैसे ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं SMTP, ईमेल को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं POP, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं FTP। इस प्रकार से प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में इनको पढ़ा दिया है। ब्राउजर्स एक एप्लीकेशन होता है जो सर्च इंजन तक पहुंचने का एक रास्ता होता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP, इसका पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अर्थात हिंदी में कहते हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता। यह इंटरनेट
सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था होती है, जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल, ये सब क्या है तो इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमोस, सीमोस का पूरा नाम होता है कंपलमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीमोस, जिसमें बायो सेटिंग्स होती है, बायो सेटिंग्स स्टोर होती है, याद रखिएगा। और सीमोस का कार्य होता है कंप्यूटर में रोजाना दिनांक और समय को परिवर्तित करना होता है, एक तरह से दिनांक और समय को परिवर्तित करना होता है, और बायो सेटिंग भी स्टोर होती है सीमोस मेमोरी में। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कहाँ पर लगी होती है तो मदरबोर्ड में लगी होती है सीमोस मेमोरी, एक बैटरी के समान होता है जो सेल के आकार में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस क्रम में विंडोज खोली गई है उसी क्रम में स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में अर्थात कंप्यूटर में जिस क्रम में विंडोज आपने सबसे पहले वहाँ पर आपने सर्च ओपन कर दिया, गूगल का वेब ब्राउज़र, मतलब आपने एक वेब पेज ओपन कर दिया, आपको कुछ खोजना है तो आपने गूगल का एक विंडोज ओपन कर दी, अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को सर्च करके आप ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। दूसरी फाइल आपने एक्सेल की ओपन कर दी जिसमें आप कुछ काम कर रहे हैं, एक्सेल फाइल ओपन कर दी। फिर इसके बाद आपने आगे बढ़कर फिर वर्ड की फाइल ओपन कर दी, एमएस वर्ड पर डॉक्यूमेंट बनाना है। इस तरह से आपने कितनी विंडो ओपन की, अभी 3 विंडो ओपन हो गई। इन्हीं को कहते हैं विंडोज, जो आपने प्रोग्राम्स को ओपन किया है वही कहलाते हैं विंडोज कहलाते हैं। तो विंडोज खोली गई, उसी क्रम में स्विच करना है, जैसे सबसे पहली विंडोज को स्विच करना है, उसके बाद दूसरी विंडोज को स्विच करना है, मतलब इसको हटाकर आपको एक्सेल का वर्क देखना है। एक्सेल को हटाकर बंद नहीं करना है, आपको केवल स्क्रीन डेस्कटॉप से हटाना है। एक्सेल को हटाकर हमने वर्ड की फाइल ओपन करके देख लिया, तो एक के बाद एक अगली विंडोज को ओपन करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अल्ट प्लस एस्केप की। क्रम से हम स्विच कर सकते हैं इस शॉर्टकट की के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 में हाईलाइट किए गए आइकन फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी, तो फाइल का फोल्डर का नाम बदलना हो तो उसके लिए F2 है, जहां पर आप कर सकते हैं फाइल का रीनेम। और कौन सी फाइल जो हाईलाइट की गई, जो एक्टिव फाइल है वो हाईलाइट कहलाती है। F5 से आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिफ्रेश, कंप्यूटर को ताज़ा कर सकते हैं। F3 से आप किसी फाइल फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 में 64 बिट इंस्टॉल करने के लिए न्यूनतम कितनी रैम होना चाहिए। विंडोज 10, ध्यान दीजिएगा, विंडोज 10 क्या है, तो विंडोज 10 एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है, मुख्य कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 2 बिट का होता है। कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है 32 बिट का, और एक होता है 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद ही हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। तो 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर लैपटॉप में रैम की जो क्षमता है वह होनी चाहिए 2 GB, याद रखिएगा। इससे कम होगा तो विंडोज का 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 11 में कंट्रोल पैनल से सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने के लिए, आपको मैंने अभी जस्ट बताया कंट्रोल पैनल्स का जो ऑप्शंस है वो कैसे काम करता है, कौन कौन से इसमें ऑप्शंस हैं। तो कंट्रोल पैनल मुख्य आइकॉन होता है लैपटॉप कंप्यूटर का, और प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल करना है, इंस्टॉल अनइंस्टॉल, तो उसके लिए यहाँ पर आएगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, याद रखिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन है। कहाँ पर है, तो ये है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर्स मिल जाएगा, और यहाँ पर ये है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, और ये हमारे बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं, मतलब एप्लीकेशंस वगैरह है।